बंगाल में आज धुआंधार रैलियां, ममता और योगी एक ही जिले में आमने सामने होने वाले हैं। बांकुरा में ममता आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पुरुलिया, बांकुरा और पश्चिमी मिदनापुर में रैली करेंगे, जबकि पश्चिमी मिदनापुर में ही राजनाथ सिंह को भी 3 रैलियां करनी हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिसुनुपुर में रोड शो और कोतुलपुर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। नंदीग्राम सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन पर सवाल उठाए हैं। शुभेंदु का आरोप है कि पर्चा भरते वक्त ममता ने अपने खिलाफ दर्ज 6 मामले छिपा लिए। इनमें से 5 आपराधिक मामले हैं और 1 मामला सीबीआई के पास लंबित है। पत्र में उन मुकदमों की पूरी लिस्ट बताई गई है जो ममता के खिलाफ अलग अलग थानों में दर्ज है। इस बीच सीबीआई ने कहा है कि सीबीआई के किसी भी मामले में सीएम ममता बनर्जी आरोपी नहीं है। पुरुलिया में कल व्हीलचेयर पर बैठे ममता बनर्जी ने जनता को संबोधित किया। कहा, चोट के बाद भी मैं घर से निकली क्योंकि मेरा फर्ज मेरे दर्द से ज्यादा जरूरी है। जिस पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि दीदी को मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार का दर्द क्यों नहीं दिखता। एबीपी न्यूज के तीसरे सर्वे में भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर हो सकता है कि बीजेपी रहे। टीएमसी को 43.4%, बीजेपी को 38.4% और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 12.7% वोट मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को बंगाल में 150 से 166 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 98 से 114 सीट, लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 23 से 31 सीट और अन्य को 3 से 5 सीट। असम में बन सकती है एनडीए की सरकार। एबीपी न्यूज के सर्वे में असम में एनडीए को 72 के आसपास सीट मिलने का अनुमान है। यूपीए को 52 से 60 सीट और अन्य को 5 सीट मिल सकती हैं। वहीं सर्वे में तमिलनाडु में यूपीए की सरकार बनने के अनुमान है। यूपीए को 161 से 169 सीट, एनडीए की 53 से 61 सीट और कमल हासन के एनएमएम को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। एएमएमके को 1 और 5, वहीं अन्य 3 से 7 सीटों पर आ सकते हैं। असम में फिर से सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर जोरदार हमले जारी हैं। हमले की कमान खुद गृहमंत्री अमित शाह ने संभाली और कहा कि जो लोग असम की अस्मिता की बात करते हैं उन्होंने बरुद्दीन अजमल को अपनी गोद में बैठा लिया। वहीं डिब्रूगढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गांधी के रास्ते से नहीं बल्कि जिन्ना के रास्ते पर चल पड़ी है। असम में 3 चरणों में वोट डाले जाने हैं। राजस्थान सरकार ने माना है कि पिछले साल जुलाई महीने में उसने फोन टैपिंग करवाई थी। एक विधायक की विधानसभा में पूछे गए सवालों में कहा गया कि टैपिंग सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर की गई थी। अब बीजेपी इस मामले में सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री गहलोत के इस्तीफे की मांग कर रही है। पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त गहलोत सरकार पर फोन टेपिंग के आरोप लगे थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विधायकों की खरीद फरोख्त का कथित ऑडियो टेप भी वायरल हुआ था। भारत और फिनलैंड के बीच आज वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये बैठक शाम करीब 3:30 बजे से 4 बजे के करीब हो सकती है। दोनों देशों के बीच होने वाली ये बैठक भविष्य की तकनीकी संभावनाओं पर साझेदारी के दरवाजे खोलेगी। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ सभी पक्षों की समीक्षा करेंगे। जान लेते हैं कुछ और खबरें इसी तरह इत्मीनान से। पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट पर केंद्र सरकार कितना कमाती है, इस पर खुद सरकार ने सदन में जवाब दिया है। सरकार टैक्स से प्रति लीटर पेट्रोल पर करीब 33 रुपए और डीजल पर 32 रुपए की कमाई कर रही है। कमाई की यह दर मई 2020 से अब तक बनी हुई है। पिछले साल 1 जनवरी की तुलना में केंद्र सरकार करीब दुगुना मुनाफा कमा रही है। फ्यूल से ये बढ़ा हुआ रेवेन्यू केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी, सेस और सरचार्ज से कमा रही है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी वैट के जरिए अपना अपना हिस्सा भी उपभोक्ताओं से लेती है।
वैवाहिक रेप को लेकर सदन में अपराध मानने की मांग उठी। एनसीपी सांसद वंदना चौहान ने सदन में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की मांग की। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में वैवाहिक बलात्कार अपराध माना जाता है। भारत उन 36 देशों में शामिल है जहां यह अपराध की श्रेणी में नहीं है। आईपीसी में वैवाहिक बलात्कार के लिए कोई भी धारा नहीं है। निर्भया रेप केस पर बनी जेएस वर्मा कमेटी ने इसे अपराध की श्रेणी में डालने की सिफारिश भी की थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकारों के बंटवारे का बिल लोकसभा में पेश हुआ। बिल में सीएम को कोई भी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेने का प्रावधान है। दिल्ली में एलजी की शक्तियां बढ़ाने वाले बिल को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिल कहता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा, तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकार का तानाशाही रवैया इसे बताते हुए बिल को अलोकतांत्रिक बिल बताया। सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का आज दूसरा और आखिरी दिन है। 9 यूनियनों के 10 लाख कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं। सरकारी बैंकों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने की सरकार के कदम के खिलाफ पब्लिक सेक्टर के बैंक 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया था कि इस साल सरकार 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। उत्तराखंड के नए नवेले सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ करते करते ऐसी बात कह दी जो खुद पीएम मोदी को पसंद नहीं आएगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भगवान श्री राम दिखाई देते हैं। तीरथ सिंह रावत हरिद्वार में एक कार्यक्रम में पहुंचे और यहां भावनाओं में इतना बह गए कि उन्होंने कह डाला कि आने वाले समय में लोग पीएम मोदी की भगवान राम की तरह पूजा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल में सभा करने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने यूपी को ही सियासी मैदान बना लिया और यहां धर्म का कार्ड भी खेल दिया। ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में मुस्लिमों का इनकाउंटर ज्यादा हुआ है। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने ओवैसी पर पलटवार किया और कहा कि ओवैसी को लोगों की राय देनी चाहिए कि अपराधी ना बने। आपको बता दें कि बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। सीटों की बात करें तो 70 से 100 सीटों पर मुस्लिमों का एक तरफा वोट हार और जीत तय करता है। भारत में एक बार फिर से कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी है। भारत में कोरोना के कुल 2,19,262 केस हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना के कुल 1,27,480 केस यहां पर हैं। मतलब देश में कोरोना के 58% मामले केवल महाराष्ट्र से ही हैं। महाराष्ट्र के 5 जिलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुणे में 25,673, नागपुर में 16,964, मुंबई में 12,535, ठाणे में 12,332 और नासिक में 7,688 केस हैं। कोरोना के चलते भारत इंग्लैंड सीरीज में अब सारे मैच बिना दर्शकों की मौजूदगी के होंगे। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। भारत इंग्लैंड के बीच आज तीसरा T20 मैच खेला जाएगा, जबकि बाकी बचे 2 मैच 18 और 20 मार्च को होंगे। गुजरात उन 5 राज्यों में शामिल है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 810 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने दर्शकों से पैसे रिफंड करने का भी फैसला लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।